शफकत महमूद साहब, आज जो अपोजिशन की तरफ से जो नैब कवानीन में 34 तरमीम पेश की गई, जब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बातचीत हो रही थी, वज़ीर आज़म ने भी कहा कि इसको अवाम के सामने रखा जाए, बताया जाए कि किस तरह अपोजिशन NRO मांग रही थी। शिबली फराज साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि उनके इन तरमीम के पीछे मकासद क्या थे। तो बात यह है कि इस टाइम में आकर हुकूमत को ये क्यों ज़रूरत पेश आई कि जो अपोजिशन ने तजावीज़ दी थी नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से, उसको ओपन किया जाए, अवाम के सामने रखा जाए। अगर NRO की बात करें, जिसको आप 34 तरमीम जो पेश की गई उसको हुकूमत NRO का नाम दे रही है ना, तो जो हुकूमत डायलॉग की बात कर रही है, मरीम नवाज उसको NRO का नाम दे रही है। वो कहती है हम आपको NRO नहीं देंगे। तो सवाल ये है कि ये टाइमिंग कितनी अहम है, क्यों इस वक्त में आप लोग ये सब कुछ सामने लेकर आ रहे हैं? देखें, आपने खुद आधा जवाब तो दे दिया बात का कि अगर अपोजिशन बार बार कहती है कि जी कौन सा NRO और कौन सा NRO हमने मांगा था, तो आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने वो सारे जो 34 इन्होंने डिमांड किए थे, और टोटल 38 सेक्शंस हैं, उनमें से 34 डिमांड किए, और उनमें अगर आप देखें तो उसमें तो ये सारे बरी जुमा हो जाते हैं। यानी कि इन्होंने कंप्लीट अपने आप को छूट दी उसके अंदर। सही। और किया किस वक्त कि जब हम FATF का बिल पास करने जा रहे थे, जो कि पाकिस्तान के लिए एक उसकी बहुत बड़ी उसकी रिक्वायरमेंट थी, तो उसको बजाय इसके कि उस बिल को पास करते और कौमी जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत गवर्नमेंट से मिल के उनको पास करते, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि जनाब जब तक नैब के कानून में तब्दीली नहीं होगी तब तक हम कुछ पास नहीं करेंगे। और उस सिलसिले में जो इन्होंने तरमीम दी वो तो आपने देख ही ली, और तो ये अवाम को बताना जरूरी है कि इनका थ्रू आउट मकसद जो था वो सिर्फ ये था। बात ये है कि हुकूमत भी समझती है कि नैब कवानीन में तरमीम होनी चाहिए, और जाहिर है कंसेंसस के बगैर हो नहीं सकता। आप समझते हैं कि दोबारा ऐसा माहौल पैदा होगा, अपोजिशन के साथ बातचीत हो सकेगी? अपोजिशन तो अब किसी किस्म की बातचीत करना चाहती नहीं है हुकूमत से, बात इस्तीफों तक, लॉन्ग मार्च तक पहुंच गई है। सर देखिए शाजिया, बात तो हमने तो कहा है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर इनका ये ख्याल है कि बात करने के बहाने और ये जो जाली किस्म की तहरीक चला रहे हैं, जिसके अंदर से वैसे ही फूंक निकल गई है, हवा निकल गई है अभी लाहौर के जलसे के बाद, तो इसके बाद इनकी अगर ये ख्वाहिश है कि जी किसी तरह मजबूर किया जाए ताकि हुकूमत जो है वो हमें NRO में इतनी अपना नैब के ऑर्डिनेंस में, एक्ट में इतनी तब्दीलियां करे कि उनको छूट मिल जाए, तो वो तो नहीं होगा। बाकी जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि कोई तब्दीली नहीं, वो तो हमने अपने ऑर्डिनेंस जो खुद जारी किया था तब्दीलियां की थी, और वो बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए और जो एक नीति से फैसले ब्यूरोक्रेसी करती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किए थे, लेकिन वो फिर अपोजिशन ने कोऑपरेट नहीं किया। वो असल बात ये है कि ये जो तो चंद दुश्वारियां और पेचीदगियां हैं नैब की लॉ में, वो तो तब्दील होनी चाहिए, लेकिन ये उस आड़ में फिर ये करते क्या है कि उस आड़ में तकरीबन अपने आप को मुकम्मल तौर पे बरी जुमा करार देने के लिए कोशिश करते हैं, बल्कि अपने लीडर्स के लिए। बाकी तो मेजॉरिटी लोग तो ऐसे हैं जो करप्ट नहीं है, लेकिन इनके लीडर्स ने जो मारधाड़ की है। बात ये शफकत महमूद साहब, वज़ीर आज़म ने 2-3 बार डायलॉग की बात की, हम डायलॉग के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी किस्म का NRO नहीं मिलेगा। आपके NRO की बात करते हैं, अब अपोजिशन ने NRO का रागल अपना कोई शुरू कर दिया है कि डायलॉग की आप बात करें, इसका मतलब है कि आप उनसे NRO मांग रहे हैं। आप किस NRO की बात कर रहे हैं? देखिए जो है उनके बारे में तो आज उनके दुश्मन भी नहीं कहते कि वो करप्ट हैं, तो हमने NRO और हमारी कैबिनेट भी सारी ऐसी है, हमने क्या लेना है इनसे। बाकी अगर किसी के ऊपर कोई एतराज है तो वो करें, जाके जरूर करें, हम तो किसी कोई अगर बात एहतसाब की है ना, अपोजिशन तो एहतसाब को लेके कह रही है ना कि हमारा एहतसाब हो रहा है, सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का वो इसको नाम दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, इसी पर जो है ना अपोजिशन NRO मांग रही है। तो बात यह है कि जब हुकूमत की जो पेट्रोलियम बहरान पर जो एक रिपोर्ट थी, जब वो आती है तो वजारतें जो पेट्रोलियम है वो ही उस रिपोर्ट को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर जाहिर है सवालात तो शफकत महमूद साहब उठेंगे कि एक तरफ तो एहतसाब का राग नहीं अलापा जा सकता, एक तरफ तो अपोजिशन को सिर्फ नैब का जो शिकंजा अपोजिशन तक तो महदूद नहीं किया जा सकता, फिर अक्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए, सबका होना चाहिए। फिर चाहे वो आटा बहरान पर जो जिम्मेदार हों, चीनी बहरान पर जो जिम्मेदार हों,
फिर वो जो पेट्रोलियम बहरान की रिपोर्ट हो, हुकूमत के अपने लोग हों, फिर एहतसाब दोनों तरफ होना चाहिए। देखिए, कोई भी ये नहीं कहता कि नायब जो है वो यकतरफा एहतसाब करे। हम तो सब कहते हैं कि सबका एहतसाब हो। हाँ। और अगर किसी ने, मैं तो पहले आपसे ये गुजारिश की है कि हमारी सफ़ों में अगर कोई ऐसा शख्स है जिसके बारे में क्रेडिबल इल्ज़ाम लगते हैं तो बिल्कुल नायब जो है वो उसकी तहकीक करे। हम तो पाकिस्तान से करप्शन को ख़त्म करना चाहते हैं, हम कोई अपोजिशन से करप्शन नहीं ख़त्म करना चाहते। अपोजिशन के जो चोर लुटेरे डाकू हैं उनको हम सज़ा देना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई और करना चाहता है तो उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। ये कोई वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी के ना हम ख़्वाह हैं और ना कभी थे, तो इसके बारे में तो कोई दो राय नहीं। अगर कोई ऐसा इशू है पेट्रोलियम का है या किसी और चीज़ का कोई इशू है, आपने पेट्रोलियम का जिक्र किया, व्हीट, शुगर, किसी चीज़ का भी, अगर उसके अंदर जो भी कल्प्रिट है अगर वो हमारी सफ़ों में है तो ज़रूर उसका करें। मेरा ख्याल है कि उनको पता लग जाएगा कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहरहाल हम उसको इन प्रिंसिपल रिजेक्ट नहीं करते। सही। अच्छा शफकत महमूद साहब, आप तालीम के वज़ीर हैं, बड़ा दुख हुआ जब 2 दिन पहले जो पंजाब के टीचर्स थे बनीगाला के बाहर गए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, अपने मुतालिबात लेकर वो वहाँ पर गए। अब हमें तो कहा जाता है भैया एहतजाज करना हर एक का हक है। एक तरफ अपोजिशन को आप वेलकम करते हैं, एहतजाज करें, जलसे करें, जुलूस करें, रैलियाँ निकालें, उनको कोई कुछ नहीं कहता है। अब असातिज़ा अगर अपने एहतजाज के लिए निकल पड़े, बनीगाला के बाहर अगर उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया तो ऐसा उन्होंने क्या गलत कर दिया, ऐसा क्या जुर्म कर दिया उन्होंने कि वहाँ आंसू गैस भी चल पड़ती है, वहाँ शेलिंग भी हो जाती है, वहाँ गिरफ्तारियाँ भी हो जाती हैं, वहाँ उनको मारा पीटा भी जाता है। तो सर एक तरफ आप लोग अपोजिशन को एहतजाज करने की दावत दे रहे हैं कि करें भाई, आपका आईनी हक है, तो एक आम बंदे को एहतजाज का क्या हक नहीं है? नहीं, बिल्कुल एहतजाज का हर किसी को हक है। और क्योंकि पंजाब के टीचर्स थे, मुझे उसमें फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्टली उस तरह इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन बात यह है कि अगर आप एहतजाज करें और किसी मखसूस जगह पे एहतजाज करें और बिल्कुल आपको, लेकिन अगर आप कहें कि हमने प्राइम मिनिस्टर के घर के अंदर घुस जाना है तो ऑब्वियसली वो तो इजाज़त नहीं दी जा सकती। और दूसरा, मुझे इशूज़ का पूरी तरह मैं जायज़ा ले रहा हूँ, लेकिन जो अभी तक मुझे समझ आई है वो ये है कि साथी ये कह रहे हैं कि हमारे जो टेस्ट हैं वो ना लिए जाएं, यानी कि उनमें उनके जो पब्लिक सर्विस कमीशन के बगैर जो लोग भर्ती हुए हैं कि जो उनके टेस्ट ना लिए जाएं। तो मेरा ख्याल है कि टेस्ट हर किसी को देना चाहिए। तो सर ये बातें तो मुज़ाकरात के जरिए शफकत महमूद साहब हल हो सकती हैं। एहतजाज के लिए बाहर आने निकलने की नौबत तब आती है जब डायलॉग नहीं होते, जब उनसे बात नहीं की जाती, तो फिर ही कोई घर से बाहर निकलता है ना। तो ये अगर पहले आप नहीं समझते मुज़ाकरात हो जाते, उनकी सुन ली जाती, तो ये नौबत ही ना आती। देखिए, आप असूलन सही बात कर रही हैं, और मेरी इत्तला ये है कि वो मुज़ाकरात ही करने के बाद कमिश्नर रावलपिंडी के साथ उनके मुज़ाकरात हुए हैं, और अब मेरा ख्याल है कि शायद वो राजा बिशारत साहब से मिल रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा, एक अमूमी बात करूँगा, सिर्फ उस्ताद के बारे में नहीं, कि अमूमी बात यह है कि अगर कोई भी शख्स जो है उसको अपनी ट्रेनिंग के लिए या उसकी अगर कोई इम्तिहान देना पड़ता है या कुछ पड़ता है, हम क्यों उस पर एहतजाज, हम कहते हैं कि बगैर इम्तिहान के सब कुछ हो जाए। टीचर हैं, अगर वो भर्ती हुए हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए नहीं हुए और पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान लाजमी करार दे दिया जाता है तो इम्तिहान देना चाहिए। ये जो एक वतीरा बहुत सारी जगह पे बना हुआ है, सिर्फ मैं सादसा की बात नहीं कर रहा, लेकिन जहाँ पे बहुत सारा वतीरा बना हुआ है कि जनाब हमें ये ना पूछा जाए कि हमारी डिग्रियां क्या हैं, हमें ये ना पूछा जाए कि हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, हमें ये ना पूछा जाए कि हम सब पे भर्ती हुए हैं या सिफारशी हुए हैं, तो फिर वो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल इसका हल तो यही था कि मुज़ाकरात किए जाते।